ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम तुम कब जाओगे अतिथि का अगला और अंतिम भाग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अतिथि लेखक के घर में आए हैं वे जाने का नाम नहीं ले रहे और लॉन्ड्री से कपड़े धुलाने की बात चल रही है। लेखक ने जब उन्हें बताया कि लॉन्ड्री पास में ही है, मैं चलता हूँ साथ में, और उन्होंने कपड़े पहन लिए, जब कुर्ता पहन लिया बनियान के ऊपर, तो उनकी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। ये पृष्ठ 37 में देखिए, आखिर में कहाँ जा रहे हैं पत्नी ने पूछा। तो पति ने, लेखक ने क्या जवाब दिया, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। बड़ी कब होती हैं आंखें? जब कोई हैरान हो जाता है। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब लेखक कह रहे हैं कि यही बड़ी बड़ी आंखें कुछ वर्ष पहले मैंने देखी थी और इन शादी कर ली थी। अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, उनसे शादी कर ली थी क्योंकि ये अकेलेपन की यात्रा और नहीं निभा पा रहे थे और अकेले नहीं रहना चाहते थे, इसलिए बिस्तर खोल लिया था, यानी शादी कर ली थी, उनको अपने घर में बुला लिया था शादी करके। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं, अब वही आंखें जब और बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, तो ये डर जाते हैं। मन छोटा कब होता है? जब व्यक्ति घबरा जाता है, किसी बात से परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, तो मन छोटा हो जाता है। तो कह रहे इन्हीं आंखों को, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मैंने इनसे शादी कर ली थी और आज यही आंखें जब मैं देखता हूँ और बड़ी हो रही हैं तो मेरा मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। उनकी पत्नी की आंखें इस शक से, इस संदेह से बड़ी हो गई थी कि ये जो लॉन्ड्री में जाने की बात चल रही है, कपड़े धुलवाने की, इसका मतलब ये अतिथि अभी जाने वाला नहीं है। और आशंका निर्मूल नहीं थी, निर्मूल यानी बिना किसी जड़ के। इस आशंका के पीछे जड़ थी, कोई कारण था। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। सच में यही हुआ, अतिथि गया ही नहीं, लॉन्ड्री से कपड़े भी धुलकर आ गए और अतिथि अभी भी वहीं का वहीं है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। अब एक दो दिन के लिए कोई आए तो चादर नहीं बदलते, लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं तो सलवटे, जिस चादर पर सलवटे पड़ गई थी, जब चादर बिछाते हैं तो बिल्कुल सपाट होती है, प्लेन होती है, उसमें सलवटे नहीं होती। लेकिन जब ज़्यादा यूज़ हो जाए, बहुत दिन हो जाए उसी पर सोते रहो, तो चादर भी मसली जाती है, सलवटे पड़ जाती हैं, वट पड़ जाते हैं उस पर। तो कह रही तुम्हारी चादर भी, चादर पर सलवटे पड़ी जो चादर थी उसको बदल भी दिया और फिर भी तुम नहीं गए। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। जब तुम आए थे तो तुम्हें देखकर मुस्कुराहट फूट पड़ती थी, फूट पड़ना अपने आप निकल जाती थी। अब वही मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी हो गई और फीकी होकर लुप्त हो गई, गायब ही हो गई। अब तुम्हें देखकर मुस्कुराहट भी नहीं आती, मुस्कुराने का मन भी नहीं करता। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, ठहाके हंसी, जैसे हंसी हा 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 हा, ऐसे उसकी तुलना गुब्बारे से की है। रंगीन गुब्बारे कब उड़ते हैं? जब हम खुशियां मनाते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं। तो वो ठहाकों के रंगीन गुब्बारे अब नहीं उड़ते, इस कमरे के आकाश में उड़ते थे। यानी ठहाकों की तुलना गुब्बारों से की है, रंगीन गुब्बारों से।
अब वो ठहाके इस आकाश में, इस कमरे के आकाश में नहीं उड़ते, इस कमरे में नहीं गूंजते, हंसी की आवाजें अब नहीं गूंजती। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी बातचीत के भी सारे विषय समाप्त हो गए हैं। जैसे कोई फुटबॉल खेले और गेंद को पैरों से मारते रहे, सारे कोनों में जा जाकर गेंद लगे और फिर आकर सेंटर में बैठ जाए, गेंद खड़ी हो जाए, उसे कोई मारने वाला ना हो। वही स्थिति अब हो गई है। हमारी बातों के सारे विषय समाप्त हो चुके हैं और एक चुप्पी हम लोगों के बीच में आ गई है। यानी अब लेखक और उनकी पत्नी, उनका परिवार अतिथि से बोर हो चुके हैं, खफा हैं, भीतर से अंदर से परेशान हो चुके हैं। अब उनके अंदर उनकी सेवा करने का उत्साह भी समाप्त हो गया है। टप्पे खाना, बॉल को ठोकर मारना, बॉल टप्पे खाती हुई, ठोकर खाती हुई अब सेंटर में पड़ी है, यानी सब चुप हो गए हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, किसे? बॉल को। यानी न तुम बात शुरू कर रहे हो न मैं बात शुरू कर रहा हूं। एक चुप्पी हमारे बीच आ गई है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक ये सारी बातें मन में बोले जा रहे हैं। मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं चुपचाप और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। यानी अपने अपने में मस्त हैं, अपने अपने में खोए हैं, लीन हैं, किसी की तरफ कोई देख नहीं रहा। तो ये कैसी मेहमानवाजी हुई, जहां मेहमान को भी इग्नोर किया जा रहा है और मेहमान भी मेजबान को इग्नोर कर रहा है। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। शब्दों का जो लेन देन होता था, जो बातचीत होती थी, वो खत्म हो गई और विषय भी, जिस विषयों पर हम बात करते थे, वो सारे विषय चुक गए। चुक जाना, समाप्त हो जाना। अब कोई विषय ही नहीं बचा जिस पर चर्चा की जाए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, ट्रांसफर, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब चुप्पी है। यानी सारी बातें कर ली, सारे विषयों पर चर्चा कर ली, डिस्कशंस हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। तो अब केवल चुप्पी रह गई है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द कहते हैं मित्रता को, जहां हृदय, एक दूसरे के हृदय में एक दूसरे के लिए मित्रता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, उसे सौहार्द कहते हैं। तो अब सौहार्द अब शनै शनै, शनै शनै धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, बोरियत में बदल रहा है। हमारी मित्रता अब बोरियत में बदल रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। जो हमारी भावनाएं थी, जब आए थे तुम, तब तो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं थी मित्रता की, अब अंदर से, मन से गालियां निकल रही हैं, जाता भी नहीं है, गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। तुम किस गोंद से चिपक गए? गोंद कहते हैं चिपकाने का पदार्थ, गम, लिक्विड होता है जो, जिससे चिपकाते हैं हम पेपर, उसको गोंद कहते हैं। तो कह रहे तुम किस गोंद से चिपक गए हो? तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी हमारे घर में आकर किस गोंद से चिपक गई है, जो गोंद अदृश्य है। जो क्या चीज ऐसी है जो तुम चिपक गए हो हमसे? किस गोंद से चिपक गए हो? ये गोंद दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य। यानी ऐसा क्या है हमारे घर में जो तुम आकर बैठ गए हो, जाने का नाम नहीं ले रहे? ये भेद, ये रहस्य मैं अपने परिवार को नहीं बता पा रहा हूं। ये रहस्य है कि तुम हमारे घर में तुम क्यों रुके हो, तुम्हें ऐसी कौन सी गोंद दिख रही है जो तुमने उसको अपने आप से चिपका लिया है।
तो लेखक कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे घर में आके बैठ गए हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। ऐसे कहते हैं, कोई पूछे कब जाएंगे ये, तो इसको कहते हैं कंधे उचकाना। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की होगी। अब वो असलियत पे उतर आए हैं, अपने लेवल पे उतर आए, डिनर लंच सब करा दिए। अब उनमें हिम्मत नहीं है और इतने बड़े बड़े खाने बनाने की। ना तो उनकी पॉकेट इजाज़त देती है, ना उनके पास इतने साधन रह गए हैं। तो वो कह रही मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की ही रहेगी। तो लेखक ने कहा ठीक है बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। वो जो स्वागत, सत्कार कहते हैं स्वागत को, स्वागत करने की जो गर्मी थी, जो ऊष्मा गर्मी, जो वार्मथ थी, वो सब समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। पहले दिन डिनर कराया था और आज अब खिचड़ी पे आ गए हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। बिस्तर को गोलाकार रूप देना यानी पहले जमाने में जब कोई ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, तो एक बिस्तर बंद होता था जिसमें गद्दा, चादर, तकिया, ओढ़ने का सामान डालकर उसको गोल करके लपेट लिया जाता था और उसको बेल्ट से बांधते थे। या फिर केवल बिस्तर को ही बिस्तर के गद्दे के ऊपर कोई चादर या दरी के ऊपर डालकर गोल करके बिस्तरा उसको बांध कर रस्सी से यात्रा को निकल पड़ते थे। क्योंकि ट्रेन्स में बिस्तर नहीं मिलता था, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो अपना बिस्तर लेकर चलते थे लोग और बिस्तर को, गद्दे को गोल करके लेकर जाते थे। तो कह रहे अगर तुम बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। उपवास यानी व्रत करना पड़ेगा। हमने अपना बजट अपने हिसाब से बनाया हुआ है, हम अपने परिवार के हिसाब से अपना खर्च सेट कर लेते हैं, लेकिन कोई आ जाए तीसरा प्राणी और वो बहुत दिनों तक रहे तो बजट बिगड़ जाएगा हमारा और हमें भूखे रहना पड़ेगा, उपवास पर आ जाना पड़ेगा। उपवास मतलब भूखे रहना, व्रत रखना। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण कहते हैं इन्फेक्शन को। अब लेखक कह रहे हैं मन में कि तुम्हारे और मेरे संबंध कोई स्वस्थ संबंध अब नहीं रहे। अब इस संबंधों में संक्रमण आ गया है, इन्फेक्शन हो गया है, यानी स्वस्थ नहीं रहे हमारे संबंध। इन्फेक्शन तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमें तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्वस्थ रिलेशन नहीं रहा। अब जाओ, हम चाहते हैं कि तुम चले जाओ। संक्रमण के दौर से यानी संक्रमण के समय से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है, अब हाइट हो गई है इस टाइम की, अब तुम चले जाओ। चरम यानी सबसे ऊपर। अब और हम सह नहीं पाएंगे तुम्हारा रहना, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते हो। कह रहे हमें पता है तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है। अगर सबका बस चलता तो सभी लोग दूसरों के घर में जाके रहने लगते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, इसीलिए गीत बने हैं कि अपने घर का महत्व होता है, अपना घर ही होता है। इसीलिए बोला गया है होम इज स्वीट होम, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। इस तरह की बातें बनाई गई हैं अपने घर में रहने के लिए। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है और लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, इसलिए होम पर गाने बने हैं, कविताएं बनी हैं, स्लोगन बने हैं, ताकि लोग अपने घर में रहें, दूसरों के घर की स्वीटनेस को खत्म ना करें। अब जब लेखक के घर में इतने दिन रहेंगे, उनका बजट बिगड़ जाएगा और फिर पत्नी से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारे दोस्त यहाँ आकर इतने दिन से रह रहे हैं, मेरा सारा घर का खर्चा बढ़ गया, क्या करें।
तो आपस में मनमुटाव होगा तो स्वीटनेस खत्म हो जाएगी। जिस घर को स्वीट होम कहा गया है, उस होम की स्वीटनेस को खत्म करने के लिए मेहमान क्यों आ जाते हैं, ये बात लेखक कहना चाह रहे हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। शराफत कहते हैं भलमानसी को, अच्छाई को। तो तुम्हारे में भलाई नहीं है, तुम्हारे में भलमानसियत नहीं है, तुम शरीफ इंसान नहीं हो क्या? और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, तो मैं गेट आउट भी बोल सकता हूँ कि गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ, चले जाइए यहाँ से। लेकिन मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं इज्जत करना जानता हूँ, मैं खुद को नियंत्रण में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे में शराफत है। नहीं तो गेट आउट बोलना मुझे भी आता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हें यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। कि तुम रोज रात को खर्राटे मार रहे हो, हम सुन रहे हैं, वो भी हमें परेशान करते हैं। अब एक और रात तुम खर्राटों, एक और रात गुंजायमान, खर्राटों से गुंजायमान करने के बाद एक और रात तुम गुंजोगे, तुम्हारे खर्राटे गूंजेंगे, तुम गुंजाओगे अपने खुराटे खर्राटे और हमें परेशान करोगे। और उसके बाद 5वें दिन, आज 4 दिन हो गए, 5वें दिन की सूर्य की किरण तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर आएगी और तुमसे परिचित होगी, तुम्हें बताएगी सूर्य की किरण की भैया आज 5वां दिन है, रोज मैं तुम्हारे बिस्तर पे आती हूँ, आज 5वां दिन हो गया है। आशा है वह तुम्हें चूमेगी, सूर्य की किरण आएगी और तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। मुझे आशा है, मन में सोच रहे हैं लेखक कि मुझे आशा है उस सूर्य की किरण को छूते ही तुम निर्णय ले लोगे, इज्जत से, सम्मान पूर्ण निर्णय ले लोगे, इज्जत भरा निर्णय ले लोगे, इज्जत से तुम चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, मैं और सहन नहीं कर पा रहा, और मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। कल का दिन लास्ट है, कल तक तुम नहीं गए तो फिर मेरे को भी आता है बोलना गेट आउट। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। स्टैंड नहीं कर सकना, सह नहीं सकना। जब कोई स्टैंड नहीं कर सकता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, मतलब फिर मैं भी कुछ ना कुछ कह दूंगा, ऐसी बात कि तुम्हारा अपमान हो जाएगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, मैं जानता हूं, हमें सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में है कि मेहमान देवता होता है, अतिथि देवता होता है, उसका सत्कार करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूं। तुम तो देवता बनकर आए हो, ये भी व्यंग कर रहे हैं, वो कोई देवता वाला काम नहीं कर रहे थे। तुम तो देवता हो, क्योंकि अतिथि को देवता कहा गया इसलिए, लेकिन मैं देवता नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। मुझे पता है मेरे में कितनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कितनी सीमाएं हैं, मेरे पास कितने साधन हैं, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, कितना समय दे सकता हूँ। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ भैया। तो ये व्यंग में कह रहे हैं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते भैया। आप देवता हो और मैं साधारण सा मनुष्य हूँ, देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते। बस अब आप जाइए। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, देवता कभी आए भी तो अपना अवतार दिखाकर, अपना दर्शन देकर चले जाते हैं, इस तरह किसी के घर में डेरा डाल के नहीं रहते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। तुम्हें जो हमने देवता माना हुआ है, अगर तुम लौट जाओगे तो हम देवता समझते रहेंगे और तुम्हारा देवत्व, तुम्हारा जो देवता होने का जो आभास है, जो देवता के तुम्हारे में गुण हैं, हमें जो सिखाया गया है कि अतिथि को देवता मानो, वो सुरक्षित रहेगा। अगर तुम नहीं गए तो वो देवत्व तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और हम तुम्हारा अपमान कर देंगे, जबकि देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए।
लेकिन तुम देवत्व का फायदा उठा रहे हो। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। अपनी वाली क्या? अपनी अपनी आई पे उतर आए। अगर मैं अपनी वाली बात पे उतर आऊं उससे पहले तुम लौट जाओ। अपनी वाली बात क्या? कुछ भी कह सकते हैं कि अब जाइए, अब हम और नहीं सह सकते, आपने बहुत परेशान कर दिया, कुछ भी कह सकते थे जिससे उनका अपमान हो। तो कह रहे हैं मेरी सहनशीलता अब समाप्त हो रही है। मैं इससे पहले कि अपने पे उतर आऊं, कुछ भी बोल दूं, कुछ आपका अपमान कर दूं, आप चले जाइए। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? और वो परेशान होकर कह रहे हैं कब जाओगे। अब देखिए, ये विडंबना है कि अतिथियों को कुछ कह नहीं सकते मुंह से कि चले जाइए। अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप से बोल रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं समाज को कि कहीं भी अतिथि बन के जाओ तो जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी सीमाओं का, उसकी परिस्थितियों का, उसके माहौल का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्तर तक अतिथियों को सहन कर सकता है, किस किस हद तक वो भार वहन कर सकता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही नहीं है कि हमारे जाने से किसी को कष्ट होगा या हमारे जाने से किसी को परेशानी होगी, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतने बेशर्म और ढीठ होते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो लेखक इस व्यंग रचना के द्वारा हमें यही बता रहे हैं कि हमेशा दूसरों की परेशानी का पहला ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा पाठ आपको मैंने एक एक पंक्ति पढ़कर समझा दी है। यही आपको डिफरेंस नजर आएगा बाकी वीडियोस में और मेरे वीडियो में। मैं एक एक पंक्ति को पढ़कर, एक एक शब्द के अर्थ को बताकर दो दो तीन तीन बार एक चीज को समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए और परीक्षा में कुछ भी बीच में से पूछा जाए, किसी भी पंक्ति का अर्थ पूछ लिया जाए, आप उसे लिख सको। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुना करो और पुस्तक खोल के रखा करो और मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।